जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2023 सीसेट का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो सारे 100 के 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सीसेट के पेपर के अंतर्गत आता है वो हिंदी का पार्ट आता है, तो सबसे पहले हिंदी को क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। पहला है, सुनो सुनो वह गा रही है, तो सुनो के बाद कॉमा, सुनो के बाद कॉमा, वह गा रही है, तो ये सही है। दूसरा है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। यहाँ पर ये जो राम के बाद कुछ ये एक्सक्लामेटरी साइन लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पर ये कॉमा होना चाहिए था, और लक्ष्मण के बाद भी नहीं, लक्ष्मण के बाद नहीं, ऐसे ही होना चाहिए था। तो राम के बाद कॉमा और लक्ष्मण के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फिर सी वाला सेंटेंस है, राम नरेश गोबर गणेश है, इसमें ये डैश नहीं लगना चाहिए था, कंटिन्यूएशन में गोबर गणेश रहना चाहिए था। फिर चौथा है, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, इसमें लास्ट में जो पूर्ण विराम है उसकी जगह पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। तो ये 3 सेंटेंस तो गलत हो गए, और इसमें से सही क्या हो गया, सिर्फ ए जो है वो सही हो गया। तो इसमें बोला था कि सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव करिए, तो ए जो है वो सही विराम चिन्ह से युक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है। तो सभी को, सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कर्तवाच्य है, ठीक है, निर्देश दिया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें कर्तवाच्य हो रहा है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। सार्वनामिक का मतलब प्रोनाउन और विशेषण का मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग इसमें है, वह बहुत सौम्य है, वहां सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, 5 लीटर दूध खरीदो, और कोई आदमी जा रहा है। तो कोई आदमी इसमें जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये जो कोई हो गया ये विशेषण हो गया और आदमी सार्वनामिक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा नंबर, अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो अत्यधिक, अत्यधिक को अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा अति प्लस अधिक में, ठीक है, अति प्लस अधिक में। तो अति में क्या है, छोटी ई, और प्लस अधिक का छोटा आ, ये मिलकर बन गया है या। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये यड़ संधि का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। तो काम का करना या होना तो क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं उनको, ठीक है। तो क्या कहते हैं उनको, क्रिया कहते हैं। फिर छठवां क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। प्रभाव का मतलब इन्फ्लुएंस, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब है प्रभाव का, सिनोनिम लग रहा है। महिमा, ये भी किसी की महिमा होती है या प्रभाव होता है, एक ही जैसा। दबाव, दबाव का मतलब इन्फ्लुएंस या प्रभाव से भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है, दबाव को भी। और विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलगाव, ठीक है, डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट जो है वो प्रभाव का मतलब नहीं है, ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है, एंटोनिम है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि उल्टा है उसका। तो 6 का सी हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था इसमें कि अर्थ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो विलोम शब्दों का सही युग्म अंकुचन का प्रसारण, अंकुचन का मतलब सिकुड़ना और प्रसारण का मतलब फैलना, तो ये वाला सही युग्म है इसमें से। फिर है अल्पज्ञ का अवज्ञ, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, और अवज्ञ मतलब जो ना जानता हो। तो अल्पज्ञ का क्या होना चाहिए था, बहुज्ञ या सर्वज्ञ होना चाहिए था। फिर सन्मुख और उन्मुख एक ही है, ये सिनोनिम है, और इसमें विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है, विलोम शब्द पूछ रहा था। तो सन्मुख मतलब एक सामने मुख करना, और उन्मुख भी अग्रसर होना एक दूसरे की तरफ, तो एक ही जैसे हैं ये दोनों। और स्थावर और चंचल, इनका भी सही युग में नहीं है, ठीक है। तो स्थावर का हो जाएगा जंगम। तो विलोम शब्दों का जो युग्म होगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची हेम हिरण्य, हेम हिरण्य जो है वो सोने का पर्यायवाची है, ठीक है, सोना का पर्यायवाची है। बाकी गिरा
और वाणी पीना, वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब जिन्होंने, पाणी का मतलब हाथ और वीणा का मतलब वीणा, तो जिन्होंने हाथों में वीणा पकड़ रखी हो मतलब सरस्वती, और गिरा का मतलब जो है वो गिरा वीणा पाणी सरस्वती जी को बोलते हैं। भारती वाणी भी सरस्वती जी का ही नाम है, मतलब सिनोनिम है, इनका पर्यायवाची है। और शारदा वागीशा ये भी सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। तो जो नहीं है वो ए होगा, हेम हिरण्य। फिर 9 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जो बोले सो घी को जाए मतलब महाकृपण, तो ये गलत है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीना, तो ये भी गलत है। टके का सब खेल है मतलब पैसा सब कुछ करता है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। जी जाए घी ना जाए, तो जी जाए घी ना जाए किसके लिए? कि कंजूस के लिए यूज किया जाता है, तो डी भी गलत हो गया। आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया बी। फिर 10 देख लेते हैं, 10 नंबर। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब विशुद्धि वाला, और तत्सम मतलब शुद्ध जो हिंदी के शब्द होते हैं। तो इसमें से जो है अंधकार, आषाढ़, अश्रु और आक, इसमें से आक जो है वो क्या होगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर 11 नंबर है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी मतलब सही सही जो लिखा हुआ है, तो बारात बारात होगा, बाजार नहीं बाजार होगा, ठीक है। तो डी वाला जो है वो सही लिखा है, इसमें आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अब गद्यांश पढ़ लेते हैं, हिंदी गद्यांश, ये 5 नंबर का आता है, और एक गद्यांश दिया रहता है और इससे रिलेटेड जो है 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो गद्यांश को हमें कैसे पढ़ना है? अंडरलाइन करते हुए पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 12 से 16 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। ये दे रखा है। तो गद्यांश है, हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। तो हर एक राष्ट्र संस्कृति के बल पर प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। तो सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से जीवन जो है वो सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। फिर सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है। तो संस्कृति किसका नाम है? जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम, ठीक है, संस्कृति है। और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली सभ्यता हो गई। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अब इस गद्यांश के आधार पर जो क्वेश्चन दिए हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है, गद्यांश का सही शीर्षक है। तो सब में, पूरे गद्यांश में किसकी बात की गई है? संस्कृति की बात की गई है। तो जो इसमें से चारों में से सबसे उपयुक्त शीर्षक लग रहा है वो लग रहा है ए, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ठीक है, ये सबसे उपयुक्त। प्रकृति का योगदान नहीं, सभ्यता का नहीं, और परिस्थिति का भी नहीं, ठीक है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करते हैं? तो किसके बल पर? संस्कृति के बल पर प्रगति करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, पहली लाइन में लिखा है हर एक राष्ट्र, यहां पर देखिए, संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया 12 का आंसर हो गया डी, 13 का आंसर हो गया डी। फिर 14 नंबर पे आते हैं, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति, परिस्थिति। तो संस्कृति तो हर जगह ही दे रखा है, ठीक है, संस्कृति ये रहा, सभ्यता ये रहा, प्रकृति नहीं है, और परिस्थिति यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? इसमें से जो है वो प्रकृति शब्द नहीं दिया हुआ है गद्यांश में। फिर 15 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे, प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की किस पर निर्भर करती है? भौगोलिक परिस्थितियों पर। लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन में लिखा है कि भौगोलिक परिस्थितियों पर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
तो आंसर इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है 16 नंबर, सभ्यता और संस्कृति में केवल घनिष्ठ संबंध है, केवल अंतर है, कोई संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तो इसमें देखिए यहाँ पर घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में देखिए, ये वाली लाइन है, सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उनको हमको पैसेज से ही, मतलब गद्यांश से ही सर्च करके फिर उसका आंसर लिखना है। तो केवल घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे 12 से लेके 16 तक के थे, तो ये वाले खत्म हो गए। अब 17 नंबर फिर से हिंदी का क्वेश्चन है, द्विरूक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो द्विरूक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द, इनमें से अच्छी संगति नहीं है। ठीक है, और बाकी के शब्द आपका भवदीय, गजराज, हाथी, अच्छा सदुपयोग, ये क्या है? ये द्विरूक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द हैं। फिर दे रहा है क्वेश्चन 18 है, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो लोधांती जो है वो बुंदेली बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधि जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो अनेकों गलत है, इसमें अनेकों नहीं होगा। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध होगा, घोर संबंध नहीं होगा यहाँ पर। तो बी जो है सेंटेंस वो बिल्कुल सही दिया है, शुद्ध वाक्य है। 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? व्यंजन वर्ण संबंधी, कौन सा गलत शब्द, गलत वर्ण लिखा हुआ है, गलत व्यंजन मतलब लिखा हुआ है, व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है। जमींदार के पास 2 सिपाही थे, ये सही है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ये सही है। व्यंजन वर्ण पूछ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें भी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, पर यहाँ पर व्यंजन वर्ण की बात हो रही है, साइन की बात नहीं हो रही। उसे धोखा देकर लूट लिया, तो इसमें अशुद्धि है, धोखा नहीं होगा, ये होगा धोखा, का की जगह खा होना चाहिए था। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, तो ये भी सही वाक्य है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम छुर, बानर, क्षेत्र तत्सम है। खार जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ है। घोंघा बसंत का मतलब होता है निरामूर्ख, तो वश में होना, बुद्धिमान, मूर्ख और व्यवहार कुशल, तो ये क्या हो गया? मूर्ख इसका आंसर हो गया। फिर 24 नंबर है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथ है। ठीक है, त्रिपदा भी है, देव नदी भी है, और रवि तनिया नहीं है। रवि तनिया जो है वो यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, फिर विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग मतलब आ बोल कर देखिए तो कहाँ से आवाज आ रही है? गले से आवाज आ रही है। ठीक है, तो गले से आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो उच्चारण का स्थान है वो कंठ है। ठीक है, लेकिन अगर आप ता बोलेंगे तो ता में जो जीभ है वो ऊपर की ओर टच करती है। ठीक है, तो तालु हो गया। तो इस तरह से अलग अलग रहते हैं। तो आहा के लिए कंठ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन आ गया। इंग्लिश सेक्शन 26 नंबर क्वेश्चन से, तो पहला पैसेज दे रखा है कि 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज पे बेस्ड है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर्स 26 to 30, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज पढ़ते हैं, सेम जैसे हिंदी का पैसेज पढ़ा था, अंडरलाइन करते हुए हम पढ़ेंगे, और फिर पैसेज के बेसिस पे हम जो क्वेश्चन नंबर 26 से 30 दे रखे हैं उनके आंसर करेंगे। तो वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम। तो हमारे पास इंडिया में हमारी अपनी स्पेशल प्रॉब्लम होती हैं। नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम आर ऑफ सीरियस नेचर। कोई इससे मना नहीं कर सकता कि उनमें से कुछ जो होती हैं वो सीरियस नेचर की होती हैं, एंड मस्ट बी अटैक्ड विद विगर एंड डिटर्मिनेशन। और उनको जो अटैक का मतलब होता है उनको टैकल किया जाना चाहिए, इस सेंस में ले सकते हैं, विद विगर एंड डिटर्मिनेशन। अब विगर को देखिए अंडरलाइन कर रखा है,
तो विगर जो होगा वो डिटर्मिनेशन से मिलता जुलता, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ता, तो डिटर्मिनेशन से मिलता जुलता ही शब्द होगा ये कुछ। फिर है अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली, हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। वी एम्स एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटी, हमारा एम क्या है कि हर सिटीजन को बेसिक नेसेसिटीज मिले एंड कंप्लीट फ्रीडम, और पूरी स्वतंत्रता मिले, टू लीड ए लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, जिससे कि वो अपने मन की जो अपने चॉइस की लाइफ है वो जी सके। वी एम टू क्रिएट ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हमारा उद्देश्य क्या है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री इन विच एवरी सिटीजन, जिसमें कि हर सिटीजन स्ट्रॉन्ग हो, फ्री हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन बिलीफ, चाहे उसका कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो, विल ऑक्यूपाई एन इक्वल एंड ऑनर्ड प्लेस, और वो इक्वल बराबर और सम्मान पूर्वक प्लेस ऑक्यूपाई करे, ग्रहण करे, एंड बी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सर्विस, और उसको ग्रोथ और सर्विस के लिए फुल और इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर मिले। वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी, हम अनटचेबिलिटी को, अपरिशता को खत्म करने का एम रखते हैं, एंड डूइंग अवे विद द प्रेजेंट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, और जो प्रेजेंट इनइक्वालिटीज और इस स्टेटस और वेल्थ की जो प्रेजेंट इनइक्वालिटीज है उनको दूर भगाने का लक्ष्य रखते हैं। वी आर अपोज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, हम वेल्थ का, समृद्धि का मतलब मनी का जो बोल दीजिए, मनी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ हाथों में ही रहने का अपोज करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसेज। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, दिस पैसेज कुड बी मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ, ये जो पैसेज दे रखा है ये किसका पार्ट हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पीच का, बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस का, या पर्सनल लेटर का। तो पर्सनल लेटर में तो किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो इस तरह का संबोधन नहीं मिला, तो ये गलत हो गया। बुक का भी पार्ट नहीं लग रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का तो है नहीं, ये तो इतना तो हमें पता ही है कि पीसीएस के अभ्यर्थी हो के कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में क्या लैंग्वेज लिखी रहती है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लग रहा है आंसर सी कि स्पीच का पार्ट है ये जो पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, अब ये ढूंढते हैं कि ऑब्जेक्टिव वर्ड कहाँ आया है इसमें से। तो ऑब्जेक्टिव वर्ड अगर आप पैसेज में ढूंढेंगे तो यहाँ पर दूसरी लाइन में आया है, ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन डिफाइंड क्लियरली, क्या है, वी एम एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड ए लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। तो इसके बेसिस पे हम आंसर देख लेते हैं। तो क्या है इसमें से, क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो अनइक्वल नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, तो ये गलत हो गया। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, तो ये भी गलत हो गया, एंड नहीं करनी है, सिर्फ क्या करनी है उसमें इक्वल लाना है, कॉन्सेंट्रेशन उसका अवॉइड करना है इन फ्यू हैंड्स। फिर डी, फेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द फ्यू हैंड, तो फेवर नहीं, अपोज करना है इसका, ठीक है। ये लास्ट में लास्ट वाली लाइन देखिए, अपोज द, तो इसमें से जो सबसे सही आंसर है वो क्या है, बी वाला, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर 28 नंबर, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत इसमें से हमें बताना है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन आर लाइक एनिमल्स एल्स, इंडियन की प्रॉब्लम बाकी दूसरों की तरह है। तो एक में आप जहाँ से पैसे शुरू हो रहा है वहीं पर देखिए, पहली लाइन है, वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम, हमारी स्पेशल प्रॉब्लम है अपनी, ना कि दूसरों की तरह की वो प्रॉब्लम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें से गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा हो गया, पहला वाला ही इसमें से गलत हो गया, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया, 28 का ए आंसर हो गया। फिर 29 आता है, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन्स, विगर का मतलब क्या है। तो देखिए विगर यहाँ पर जब अंडरलाइन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि विगर और डिटर्मिनेशन लगभग सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है विगर एंड डिटर्मिनेशन। तो विगर मतलब
इंटेंसिवली आप कर सकते हैं कि तीक्ष्णता से, जिसका मतलब होता है। तो अब इसमें से देख लेते हैं। तो विगर का जो सबसे अप्रोप्रिएट इसमें से मीनिंग लग रहा है कि फिजिकल टेंशन, लूज टेम्पर मतलब धैर्य खोना, फोर्सफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, भाषा की तीव्रता जिसको बोल सकते हैं, और फोर्स। तो जो है फोर्स क्या है, डिटर्मिनेशन से मिलता जुलता लग रहा है। उसका डी आंसर क्या हो जाएगा, विगर का मतलब फोर्स हो जाएगा। फिर 30th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजल वर्ड डूइंग अवे विद। डूइंग अवे विद का मतलब भगाना, ठीक है, भगाना या खत्म करना। तो क्या हो जाएगा, अबॉलिश का मतलब नष्ट करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डूइंग विद का मतलब साथ में करना, तो नहीं। क्रिएट का मतलब निर्माण करना, ये भी नहीं। और रिमेन फॉरएवर मतलब हमेशा रहना, तो ये भी नहीं। तो ए इसका आंसर हो गया। फिर 31 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन थे। पैसेज कहाँ से कहाँ तक था, 26 से लेकर 30 तक था। तो पैसेज वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चेंज द वॉइस, 31 ये वाला, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। समवन गेव हर बुलडॉग। तो चेंज द वॉइस करना है, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, कन्वर्जन करना है। तो शी वॉज गिवन अ बुलडॉग बाई समवन होगा इसमें, ठीक है। तो ये गलत हो गया ए नंबर का। शी हैज बीन गिवन, तो हैज बीन नहीं लगेगा, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। समवन गेव हर बुलडॉग का क्या हो जाएगा, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर। शी इज बीइंग गिवन, तो ये भी नहीं होगा। गेव का इज बीइंग नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनसे, उनके बेसिस पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। जो सबसे सुटेबल वर्ड है वो हमें फिल करना है इन चारों ऑप्शन में से। द एयर इंडिया डैश कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। इसका मतलब क्या हुआ, एयर इंडिया डैश कंसेशनल, आजकल के दिनों में कंसेशनल मतलब छूट की टिकटें दे रही है, ठीक है। तो दीज डेज में दे रही होगा, आजकल क्या कर रही है, दे रही होगा, ठीक है। दे रही का सबसे जो एप्रोप्रिएट है, मतलब दीज डेज क्या है, रनिंग हो गया ना, रनिंग चीज के बारे में पूछ रहा है। कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस इसमें से क्या है, इज इशूइंग। तो द एयर इंडिया इज इशूइंग, तो एयर इंडिया इशूड, अगर हम सी वाला देखेंगे तो इशूड का मतलब तो कर चुकी है, और दीज डेज दिया है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इशूज, तो इशूज का मतलब जारी हो रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हैव इशूड का मतलब भी वही हो गया, पास्ट हो गया, जो परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इज इशूइंग मोर अप्रोप्रिएट, या तो इज इशूइंग या इशूज, तो दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो इज इशूइंग हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती मानी, तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ही एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन, ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग अ मिस्टेक, ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो जो सबसे उपयुक्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इसका आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो आई सेड टू हिम, इसका क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड हिम, ठीक है, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो हो जाएगा ए। क्लियर। नेक्स्ट है 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। पंक्चुएशन मार्क इसमें सही से लगा है। तो सेंटेंस दे रखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, डिड यू पेंट इट। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग के बाद क्या लगेगा, एक्सक्लामेटरी साइन लगेगा, और डिड यू पेंट इट इसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वाला जो पहला वाला है, इसमें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर ये वाला, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होना चाहिए था। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पर डैश नहीं होना चाहिए था। और लास्ट वाला जो है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, ठीक है, तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, लास्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीड, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है रश, रश का मतलब जल्दी भागना, अप्रोच का मतलब अप्रोच करना जिसको मतलब पहुंचना, एडवांस्ड का मतलब आगे की सोचना और फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा, रिसीड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी रिसीड का ऑपोजिट एडवांस हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से जो मिसस्पेल्ड है, सी सही है, बिलीव सही है, डिसीव सही नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसीव की सही स्पेलिंग क्या होती है। और रेन जो है, रेन भी सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील, तो लाइक अ कॉग इन द व्हील का मतलब क्या होता है? लाइक अ कॉग इन द व्हील का मतलब होता है जो चीज यूजफुल ना हो, ठीक है, जिस चीज की जरूरत नहीं हो वहां पर, तो इसका मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। दीपक हैज ए पेंचेंट फॉर द फाइन पोइट्री। पेंचेंट का मतलब जिसको आप क्या लिख लो कि अट्रैक्शन या लाइकिंग बोल दो जिसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा लाइकिंग, सी। बायस का मतलब पक्षपातपूर्ण, ट्रेनिंग का मतलब क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण, डिजायर का मतलब इच्छा और लाइकिंग का मतलब पसंद, तो पसंद है, ठीक है, फाइन पोइट्री की। 40 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इज यूज्ड, डैश कब यूज किया जाता है? डैश, ये वाला डैश, डैश का मतलब होता है टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट्स। तो ठीक है, ठीक है, चेंज ऑफ थॉट हो गया, जैसे अगल बगल, अगल बगल लिखते हैं तो डैश लगा देते हैं, ठीक है। टू रिज्यूम ए स्कैटर्ड सब्जेक्ट, मतलब बिखरे हुए सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो ये भी सही है। तो दोनों इसके जो हैं वो सही है, डैश को दोनों ही कारणों के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया सी, बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें जो सबसे अलग है वो पता करना है। तो ए एक्स सी जेड, तो ए एक्स में देखिए ऑल्टरनेट वर्ड्स को आप देखिए, ए सी, ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आ गया। तो पहले और तीसरे नंबर पे क्या है? एक छोड़ के वर्ड आया है। तो ए के बाद सी और एक्स के बाद वाई छोड़ दिया, जेड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बी नंबर पे देखते हैं, बी नंबर पे क्या है? जे के। अब देखिए जे के डायरेक्ट बाद के आया है, जबकि यहाँ पर पहले वाले ए में क्या आया था? एक वर्ड छोड़ के आया था। तो यहाँ पे जे के एल होना चाहिए था, ठीक है, के की जगह पे एल होना चाहिए था। और ओ के बाद क्यू, तो मतलब पी छोड़ के फिर क्यू आया है यहाँ पर, तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या है? सी में है टी बी वी डी, तो टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो सही है, ठीक है। ऑल्टरनेट में टी के बाद यू वी आया, और ऊपर इधर बी डी में बी सी डी, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद एफ आर एच टी, तो एफ और एच जो है, एफ जी के बाद एच आ गया, और आर के बाद आर, एस के बाद टी आ गया, ठीक है। तो जो ए सी और डी है वो तो ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक, लेकिन जो बी वाला है वो बी वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो यही वाला जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। तो जो बी है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया
JOKU, ठीक है, JOKU, उसकी जगह क्या होना चाहिए था, JO और JKL और OPQ, ठीक है, तो ये होना चाहिए था, JOLQ होना चाहिए था यहाँ पर KQ की जगह। अब नेक्स्ट है अंधा और अंधा नहीं, एक उदाहरण है। अंधा और अंधा नहीं किसका उदाहरण है, ये है गुणात्मक समंग का उदाहरण, ठीक है, गुणात्मक समंग क्वालिटेटिव डेटा का उदाहरण होता है, ब्लाइंड एंड नॉट ब्लाइंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो बहुलक मतलब कि मॉड निकालने के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हिस्टोग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होते हैं, ऐसे ऐसे करके ग्राफ होते हैं, और मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म, ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार कोई भी अगर कोई डेटा दे रखा है तो उसमें कोई भी टर्म सबसे ज्यादा बार आया होता है वो फ्रीक्वेंट होता है, तो उसे किससे निकाल सकते हैं, उसे हिस्टोग्राम की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है 11 ऑब्जर्वेशन, और इधर देख लेते हिंदी वाला। 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे कि 11 जो नंबर्स हैं उनको आरोही क्रम में रखा गया है, ठीक है, तो जैसे 11 नंबर हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास 11 नंबर हो गए। अब क्या बोल रहा है कि 11 नंबरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और 10 व 9 सम व विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य है। तो सम पर आने वाले के तो जैसे कि 2, ये पोजीशन 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई और ये 10 हो गई। तो इन पोजीशन पर जो नंबर्स आ रहे हैं इनका अगर हम एक एवरेज ले तो वो एवरेज क्या हो जाएगा, सम के स्थान पर आने वाला का एवरेज 10 हो जाएगा और 9 के मतलब ऑड नंबर विषम यानी कि 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, तो इन पर आने वालों का जो स्थान है नंबर्स है उनका एवरेज हो जाएगा कितना दे रखा है, उनका एवरेज हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है संख्याओं का कुल योग अपॉन नंबर ऑफ जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सम के लिए कितनी संख्याएं हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये जो 10 है ये 5 संख्याओं का एवरेज है, ठीक है, और ये जो 9 है ये 6 संख्याओं का योग है, ठीक है, 6 संख्याओं का मतलब जो ऑड प्लेस पर 6 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये इनका योग है, सॉरी इनका एवरेज है। तो सम के स्थान पर कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जो सम स्थान पर आ रही हैं उनका योग हो जाएगा, उनका हो जाएगा 10 × 5, ठीक है, यानी कि 50, ठीक है। तो अगर ये आप सारे नंबर्स को ऐड करें 1 2 3 4 5, तो इनको ऐड करने पर कितना मिल जाएगा, इनको ऐड करने पर मिल जाएगा 50, ठीक है, इनको ऐड करने पर 50 मिल जाएगा। और अगर विषम वाली संख्याओं को आप ऐड करें तो इनको विषम के स्थान वाली संख्याओं का जो क्या बोलते हैं योग मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 9 × 6 मतलब कि 9 × 54, ठीक है, ये। तो अब हम टोटल जो संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो क्या बोल रहा है कि सारी संख्याओं का 11 संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि 50 मतलब जो विषम सम वाली संख्याओं कुल संख्याओं का योग है और प्लस 54 मतलब कि जो विषम वाली संख्याओं का कुल योग है, और अपॉन एवरेज निकालने के लिए क्या टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं, अपॉन 11, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 104/11, ठीक है। अब अगर आप इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 11 नमैया 99 बचे 5 0 से करेंगे तो 11 चौक 44,
बचे 6, 6 जीरो से करेंगे तो 11 पने 55, ठीक है। तो 9.45 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 9.45, यानी कि 44 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है कितना, एक मिनट फिर से देख लेती हूँ, 100% बढ़ा दिया गया है। तो अब देखिए शंकु क्या होता है, शंकु का मतलब होता है कोन, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई कोन है, ये कोन ले लिया, ठीक है। अब कोन की कोई रेडियस रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले की जो रेडियस थी ये आर थी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, अब इसका पहले आयतन कितना था, मान लीजिए हाइट इसकी शंकु की एस थी, इसका जो पहले आयतन था वो था v1 इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसका आयतन था। अब बोल रहा है कि नीचे का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल होगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बाद में इसका क्षेत्रफल कितना कर दिया गया, 100% बढ़ा दिया गया। 100% का मतलब इतना ही और बढ़ा दिया गया। तो अब ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी इसका जो क्षेत्रफल हो गया। अब 2 पाई आर स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सॉरी पाई √2r का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अब वाली जो रेडियस है, जो दूसरी वाली रेडियस बन गई है, इसका आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ाने पर वो R2 क्या बन गई है, पहले वाली रेडियस की √2 गुना बन गई है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अब जो नया वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, तो नया वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है 1/2 पाई R2 कितना हो गया, √2 R1 हो गया, ठीक है। √2 R स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो हो गया, सॉरी 1/3 होगा यहाँ पे, 1/2 नहीं, 1/3। तो ये हो गया 1/3 पाई, और ये क्या हो गया इंटू 2r स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ये क्या है, ये तो पहले वाला वॉल्यूम है, v1 है ये। इसका मतलब है v2 जो हो गया वो 2 इंटू v1 हो गया, ठीक है। यानी कि जो नया वॉल्यूम है वो पहले वाले वॉल्यूम का 2 गुना हो गया है, और 2 गुना हो गया है मतलब 200% हो गया है, ठीक है। और 200% हो गया है तो कितनी वृद्धि हो गई है, पहले 100% था, अब 200%, तो इसका मतलब 100% की वृद्धि हो गई है शंकु के आयतन में, ठीक है। तो 45 नंबर का पे क्या हो गया, किसी तो 100% अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया तो आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, 100% की ही आयतन में भी वृद्धि हो गई, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दो बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है। अर्धव्यास का क्या मतलब हो गया, अर्धव्यास का मतलब हो गया रेडियस, ठीक है। तो रेडियस का मतलब आर, ठीक है। तो देखिए अर्धव्यास, बेलन, बेलन का मतलब होता है सिलेंडर्स। तो सिलेंडर्स क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 सिलेंडर हैं, ठीक है। ये वाले सिलेंडर हो गए, तो हमने इमेजिनरी सिलेंडर बना लिए। इसकी जो रेडियस है आर ए है, और इसकी जो हाइट है वो एच ए हो गई, ठीक है। और दूसरा एक और सिलेंडर है, उसकी रेडियस हो गई आर बी, और इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई एच बी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनकी जो रेडियस का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। तो मान लेते हैं कि आर ए जो है, ए सिलेंडर की रेडियस है वो 3x हो गई, और आर बी जो है वो क्या हो गई, वो 2x हो गई, ठीक है। 3:2 के अनुपात में थी। अब बोल रहे हैं कि इनके
इनकी ऊंचाइयों का अनुपात n अनुपात 1 के अनुपात में है, ठीक है। तो ऊंचाइयों का n अनुपात 1, तो इसका मतलब है कि एच ए जो हो गया वो उसको हमने एन वाई ले लिया, और जो एच बी हो गया उसको हमने 1y मतलब 1y हुआ ना, n/1 है तो y को 1y को y हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि जो बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, ठीक है। तो ए का आयतन 3 गुना है, इसका मतलब वी ए जो हो गया वो वी का 3 गुना है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई वी में कर देंगे, बी के वॉल्यूम में कर देंगे, आयतन में कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे। अब फटाफट से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम इसमें वी ए इक्वल्स टू 3b में वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधे सीधे ये वाली। तो वी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर एच ए, ठीक है, इक्वल्स टू 3 पाई आर बी स्क्वायर एच बी, ठीक है, ये हो जाएगा। आर ए की वैल्यू क्या है, 3x है, तो पाई 3x का स्क्वायर और एच ए की जगह क्या रख देंगे, एन वाई रख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 3 पाई आर बी की जगह क्या रख देंगे, 2x रख देंगे, 2x का स्क्वायर और एच बी की जगह y रख देंगे, ठीक है। तो पाई से पाई इधर कैंसिल हो गई और y से y कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये 3x स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, और ये n जो है ये n यहीं पे रहेगा, इक्वल्स टू ये 3 और ये 2x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अब कैंसिल हो गया, क्लियर। तो n क्या हो गया, 9n इक्वल्स टू 12 बचा अब हमारे पास, और n इक्वल्स टू क्या बचा, 12/9, ठीक है। तो 3 3 9 और 3 चौको 12, तो क्या हो गया, 4/3 आ गई n की वैल्यू, ठीक है। आंसर इसमें क्या हो गया, आंसर इसमें हो गया बी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे। अब बोल रहा है जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसे 25% बढ़ा दिया गया है, और जो नया मतलब बेलन बना है उसकी ऊंचाई में क्या चेंजेस करें कि जो बेलन का वॉल्यूम है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं हम कि जैसे ये बेलन हो गया, ठीक है, पहले इसकी जो हाइट थी वो थी h1, ठीक है, ये h1 हाइट थी, और इसकी जो रेडियस थी ये r1 थी, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि इस पर चेंज किया गया, तो मान लीजिए कि इसकी रेडियस को कर दिया गया अभी r2, और इसकी हाइट को भी मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे कि इसका आयतन जो है वो अपरिवर्तित रहे। तो हाइट जो इसकी है वो h2 कर दी गई है। तो ये बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है पाई r1 स्क्वायर h1 जो है वो पाई r2 स्क्वायर h2 के बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन जो r2 है वो क्या हो गई है, वो तो r1 की 25% ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है जैसे r1 थी तो r1 का 25% ज्यादा, तो r1 का 25% ज्यादा कितना हो गया, r1/4 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कि ये हो गया 5r1/4, ठीक है, ये क्या बन गई, r2 बन गई है, ठीक है। r2 की जगह हम क्या रख देंगे, 5r1/4 रख देंगे, तो हमें h2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इधर पाई से पाई सबसे पहले तो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचा, r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू r2 की जगह हमने क्या रख दिया, 5r1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। r2 की जगह हमने 5r1/4 रख दिया और इसका होल स्क्वायर और h2 हो गया, ठीक है। r1 स्क्वायर h1 इक्वल्स टू 5r1 स्क्वायर/4 क्या हो जाएगा, 25/16 r1 स्क्वायर और h2 हो जाएगा, ठीक है। अब r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्लियर। तो h2 क्या मिल गया, h2 मिल गया 16h1/25, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आ गई हमारे पास जो नई वाली हाइट थी वो आ गई।
अब बोल रहा है कि हाइट में कितना चेंज हुआ है, इसका मतलब है H1 से H2 में कितना प्रतिशत चेंज हुआ है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका लगेगा H1 माइनस H2 अपॉन H1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये इतने परसेंट का चेंज हुआ होगा हाइट में। तो H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 16 H1 अपॉन 25। ठीक है, और अपॉन इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा H1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 25 H1 माइनस 16 H1, तो ऊपर क्या बचा 9 H1, और ये जो 25 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 H1 अपॉन 25 मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो H1 से H1 कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार 100 हो गया, और 9 चौको कितना होता है 36 हो। ठीक है, तो 36% क्या हो जाएगी, हाइट में चेंज आ जाएगा सिलेंडर के। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, 47 का क्या हो गया कि 36% की इसमें चेंज आएगा हाइट में, सिलेंडर की हाइट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। If both the square root and cube root of a 3-digit natural number belongs to the set of natural numbers, then the sum of its digit is। तो इसको करने के लिए मैंने CSAT बैच में टेबल लर्न करवाई है। ठीक है, स्क्वायर की और क्यूब की। तो अगर आप वो टेबल मतलब लर्न करेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा कि देखने को मिलेगा कि 27 का जो स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, और 9 का जो क्यूब होता है वो भी क्या होता है 729 होता है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या मिला, ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल और घनमूल प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो। प्राकृतिक संख्याएं मतलब 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो 729 जो है 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। ठीक है, तो 3 अंकों वाली अगर देखेंगे तो 729 ऐसी संख्या मिलती है जिसका वर्गमूल और घनमूल प्राकृतिक संख्या का समुच्चय के सदस्य है। ठीक है, कौन से 27 और 9। तो बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, संख्या क्या है 729 है, तो अंकों का योग क्या हो जाएगा 7 + 2 + 9, 7 2 9 और 9 9 18। ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी, 18। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 25 है और उसके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 14 और 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए संख्या HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दो अगर संख्या दी है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 25, और बाकी जो उनके संख्या के गुणनखंड है वो 14 और 15 है। इसका मतलब है कि अगर जो संख्याएं हैं वो N1 है और N2 है। ठीक है, तो N1 क्या हो जाएगी, एक तो HCF 25 है और बाकी इसका दूसरा फैक्टर कौन सा है, बाकी इसका फैक्टर है 14। ठीक है, तो 25 × 14 ये हो जाएगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, 25 × 14 से हमें मिलेगा 14 × 70 की 14 5 = 70, 70 का 0। ठीक है, और क्या बचा 7 बचा, 14 2 = 28 और 7 350। ठीक है, तो ये 350 मिल गया। इसी तरह से N2 हम कर लेंगे, ये यहाँ पर कर रही हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा। हाँ, N2 क्या हो जाएगा, N2 का भी HCF क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इसका जो दूसरा गुणनखंड है वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 = 75 की 5 और बचे 7, और 15 2 = 50 और सॉरी 15 2 = 30 और 7 375। ठीक है, तो जो नंबर्स आ गए वो हमें क्या मिल गए 350 और 375 नंबर मिल गए।
अब बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या है। तो अगर आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें यहाँ पे, तो प्लस करने पर क्या मिल जाएगा, 0 और 5 5, 7 और 5 12 की 2 बचा 1, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, 725 मिल गया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी। आंसर इसका बी हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे कंप्लीट हो गए, अरे हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बोल रहा है कि 50 नंबर, विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6 36 63 के समरूप है। तो 6 36 63, 6 36 63 में कौन सा पैटर्न बन रहा है, 6 और 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर, और 63 क्या होता है, अगर आप 36 को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 6 को 3 की जगह ले आओ, 3 को 6 की जगह, तो 63 बन जाता है। ठीक है, तो 63, ठीक है, 36 को उल्टा करके 63 बन गया। अब ये बोल रहा है कि और कौन किस में यही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये देखिए पहला वाला देखिए 8 64, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 64 को उल्टा कर दिया तो 46 बन गया। तो ये वाला तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, 7 49, तो ये तो पैटर्न फॉलो किया, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, लेकिन 49 के बाद क्या आना चाहिए था, 94 आना चाहिए था। तो बी वाला गलत हो गया फिर। ठीक है, बी वाला गलत हो गया। इसी तरह से 94, तो इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा सी वाले में, और डी वाले में भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, 8 64 और 46। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएम क्रमशः x+1 x² + 6x + 8 तथा x+1 है, तो उनमें से एक बहुपद x² + 5x + 4 है, तो दूसरा बहुपद क्या होगा। तो देखिए ये जो बहुपद दे रखे हैं इनको नंबर्स मान लीजिए कि एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू n1 मल्टीप्लाई n2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये बोल रहा है कि इसमें से एक बहुपद दे रखा है, दूसरा बहुपद मतलब नंबर समेत, बहुपद को आप नंबर से ले लीजिए कि नंबर्स पता करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 जो हो जाएगा, n1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई LCM और अपॉन n2 हो जाएगा। ठीक है, n2 मतलब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें और इसे पहले वाले बहुपद से अगर हम डिवाइड कर दें तो फिर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए कि x² + 6x + 8 है, इसको लिखा जा सकता है x + 2 और x + 4। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं, और x² + 5x + 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 1 और मल्टीप्लाई x + 4। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो बस इसको उठा के सीधे फॉर्मूले में अब डालना है और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर, अगर आप करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सॉरी करना क्या है, x + 1 x + 2 x + 4 और x + 1 को ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और डिवाइड इसको कर देना है x + 1 और x + 4 से। ठीक है, आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत है। इसे कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे कि मान लेते हैं कि जो बेचा है मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है x। ठीक है, x है, एक कलम का सेलिंग प्राइस x है, तो 30 कलमों का क्या हो जाएगा, 30 कलमों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30x रुपए। ठीक है, अब इसने 30x बेचा है और इसमें इसे जो प्रॉफिट हुआ है, इसमें से प्रॉफिट जो है वो 10 पेन के बराबर है, मतलब कि 10x का इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 10x का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब इसे जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो
कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है? कॉस्ट प्राइस पड़ा है इसे 20x रुपए, ठीक है। प्रॉफिट हमने सेलिंग में से हटा दिया तो कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब क्या क्या बच गया? अब इससे हमें ये मिला कि जो सेलिंग प्राइस था वो तो 30x था, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? वो 20x है। तो ये बोल रहा है कि कितना इसे प्रॉफिट हुआ। तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ मतलब 10x अपॉन जो कॉस्ट प्राइस था मतलब 20x और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 10 ये 2 टाइम्स किया, 2 से 100 50, ठीक है। तो प्रतिशत कितना आ गया? लाभ का प्रतिशत 50% का इसे लाभ हो गया है, ठीक है। आंसर इसका क्या आ गया? आंसर इसका आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो कुत्ते 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब ये बोल रहा है ऊपर ही कर लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इसका व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है इसका 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर मतलब इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। व्यास की आधी रेडियस हो जाएगी। अब दो कुत्ते हैं यहाँ पर, ए और बी दो कुत्ते हैं, एक इस डायरेक्शन में दौड़ता है, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। और किस किस स्पीड से दौड़ रहे हैं? ये 2.5 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो इनकी जो सापेक्ष गति हो जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? वो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो क्या आ गई? ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, स्पीड आ गई। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम दूर मतलब ये जो कुत्ते हैं वो इस पॉइंट से लेकर यहां तक गए हैं, मतलब ये व्यास के दूसरी साइड पहुंचे हैं। अधिकतम दूरी क्योंकि वृत्त में क्या होती है? व्यास होती है। तो यहां से यहां तक जाने में इन्हें कितनी देर लगेगी? तो इसका मतलब है यहां से यहां तक जाने में इन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी? पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है, और ये आधा वृत्त कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? πr डिस्टेंस इन्होंने कवर की होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 और r की वैल्यू यहाँ से दी है 3.5 मीटर, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगी डिस्टेंस, ये आ जाएगी 11 मीटर की डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगा है? तो टाइम क्या होगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब कि डिस्टेंस हो गई 11 मीटर और जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो टाइम हो जाएगा वो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड का, ठीक है। तो कुत्तों को मैक्सिमम दूरी तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? ये लगेगी 2 सेकेंड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ये हटा देती हूँ, 1 मिनट। फॉर्मूला होता है m1d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2d2 अपॉन w2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि x आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, x आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो यहाँ पे तो हम रख देंगे x, m1 की जगह x, दिनों की जगह 60, और काम कितना पूरा हो रहा है? एक काम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, x मल्टीप्लाई 60/1 इक्वल्स टू d1 की जगह 40 आएगा, ठीक है। 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 40 दिनों में पूरा करते हैं
अब बोल रहे हैं कि 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से, 5 अतिरिक्त आदमी मतलब अब आदमी कितने हो गए, x+5 हो गए, ठीक है, और 10 दिनों की बचत हो गई, मतलब कि 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो x+5 लोग 30 दिन में उसी काम को पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x+5 और कितने दिन हो गए, अब 30 दिन, और काम कितना हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 40x इक्वल्स टू 30x प्लस 150, ठीक है, ये आ गया। इसको इधर ले जाएंगे तो 40x माइनस 30x इक्वल्स टू 150, ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू 150, मतलब कि x जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने लोग हैं काम के लिए, x लोग हैं, मतलब 15 लोग हैं, तो 15 लोग 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं x लोग, x की जगह क्या आ गया, 15 आ गया। अब बोल रहे हैं कि 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे, तो 15 लोग 40 दिन में पूरा कर रहे थे, अब 30 लोग हो गए, मतलब डबल लोग हो गए, तो काम कितना हो जाएगा, काम आधे दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 20 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी डबल हो गई है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 55 है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या दे रहा है कि नंबर्स का अनुपात 3:4:5 है, तो मान लिया कि नंबर जो है वो क्या है, वो 3x हो गया, 4x हो गया और 5x नंबर हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इनका HCF 40 है और LCM 2400 है, तो HCF देखिए क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर ये 3 नंबर हमने 3x 4x 5x लिए हैं, तो इनमें जो फैक्टर आ रहा है कॉमन, वो क्या आ रहा है, x आ रहा है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, ठीक है। HCF 40 है, मतलब कि x क्या है, 40 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमें x क्या मिल गया, 40 हो गया, और बड़ी संख्या क्या है, 5x, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 × 40 मतलब कि 200 हो जाएगी, ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया बी, 200। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है अभिकथन है, ये मैंने कम्युनिकेशन के क्लास में भी करवाए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, तो जिन लोगों ने वो क्लास देखी है उनको इजीली वो कोरिलेट कर लेंगे। अभिकथन है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है, तो ये ठीक है, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है, ये सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, तो ये वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो अट्रैक्शन जरूरी होता है पर सर्वाइवल के लिए वो जरूरी नहीं होता। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है, पर सर्वाइवल के लिए नहीं जरूरी है, क्योंकि जीने मरने से उसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने में प्रेरणा देता है, तो गोपनीय सूचना है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए क्या, एकल श्रृंखला, जिससे कि किसी जो सूचना पास ऑन होने की संभावना खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एकल श्रृंखला। बाकी ऑप्शन में गपशप में तो फैल जाएगी, समूह श्रृंखला में ज्यादा लोगों को पता चलेगी तो उसके ज्यादा लीकेज होने के चांसेस है, और चक्र श्रृंखला में भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो एकल श्रृंखला जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है गोपनीय सूचना देने का। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है, तो बिल्कुल सही है, उपयोगी संचार का माध्यम है ये। उसके बाद क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता, तो ये भी सही है, मौखिक संचार में प्रमाण नहीं रहता। अब आप ये मत सोचिएगा कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो वॉइस रिकॉर्डिंग फिर वो डिजिटल हो गया है ना। अगर मौखिक का मतलब है कि किसी भी बंधन से परे, कि मतलब जंगल में खड़े होकर 2 लोग बात कर रहे हैं, तो तीसरे को अगर बताओगे जाके तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि किसी ने क्या कहा है, ठीक है। तो आर वाला भी सही हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो सही तो दोनों है, पर ए जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता हो, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जाना जाएगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक, तो इसमें से जो सर्कुलर है वो औपचारिक प्रणाली का, संचार प्रणाली का पार्ट है। ठीक है, सर्कुलर परिपत्र, तो ऑफिसेज में भी परिपत्र चलते हैं, उससे आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि ये अगर ऑफिशियल है, ऑफिसेज में यूज हो रहा है, तो वो क्या है, अनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, संचार की स्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, आवश्यक होता है। फिर है, क्योंकि एडिक्वेसी मतलब पर्याप्तता एवं टाइमिंग प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। एडिक्वेसी और टाइमिंग भी संचार प्रक्रिया मतलब प्रभावी संचार के लिए आवश्यक होते हैं। ए सही हो गया और आर गलत हो गया इसका, तो आंसर क्या हो गया? आंसर सी हो गया। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है तथ्य उपलब्ध कराना, तो इससे तो अफवाह सुलझ जाएगी, तो ये तो तरीका हो गया। कारणों को कम करना, ये भी तरीका हो गया। विश्वसनीय सूत्रों का प्रयोग करना, स्रोतों का, ये भी सही हो गया। और समुदाय के नेताओं से तथ्य छुपाना, तो ये तरीका नहीं होगा, तथ्यों को छुपाना नहीं है अफवाहों से निपटने के लिए। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तरीका नहीं है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, 63 नंबर, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे विकसित किया था एरिक बर्न ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया इसका आंसर। फिर 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? कौन सी बाधा नहीं बोल रहा है? तो शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश, ये क्या है? ये बाधा नहीं है। समय से पूर्व मूल्यांकन, तो पहले ही तुमने एज्यूम कर लिया, तो ये तो बाधा बन गई। ठीक है, तो ये बाधा हो जाएगी, ये बाधा नहीं पूछ रहा था, तो ये तो बाधा हो गई। उसके बाद संचार में अविश्वास, ये भी बाधा हो गई। और अनावधान मतलब इनअटेंशन, ध्यान ना देना, तो ये भी बाधा हो गई। ठीक है, तो ए जो है वो बाधा नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए, बॉडीली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस is not a psychological barrier in communication. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो विचारों को संदेश में डालना मतलब इनकोडिंग करना। ठीक है, इनकोडिंग मतलब संकेतीकरण करना, तो संकेतीकरण हो गया इसका आंसर। अब पूछ रहा है कि संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो अब इसको जरा इंग्लिश वाली साइड से करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो इंग्लिश वाली साइड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, संचार प्रक्रिया प्रोसेस होता है, उसमें क्या आता है? सोर्स आता है। ठीक है, सोर्स मतलब जिसने मैसेज, संदेश उत्पन्न किया, उसके बाद मैसेज बना, सोर्स के बाद उसने मैसेज इनकोडिंग करी, मैसेज बन गया। फिर क्या है, उसे वो चैनल ढूंढेगा कि उस मैसेज को भेजना कैसे है। चौथे नंबर पे क्या आएगा? रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा। फिर कौन से हिस्से उसके होंगे? नॉइज। और सबसे लास्ट में जो है वो है रिसीवर वापस सेंडर को फीडबैक देगा। ठीक है, तो 6 नंबर पे फीडबैक। अब इनका क्रम क्या बन गया? क्रम बन गया, सबसे पहले पे तो 1 नंबर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला 1 हो गया। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? 4 नंबर वाला, तो 4 हो गया। तीसरे नंबर पे आ रहा है 2 नंबर वाला, तो 2 हो गया। चौथे नंबर पे 3 नंबर वाला आ रहा है, तो 3 हो गया।
5वें पे 6 नंबर वाला आ रहा है तो 6 हो गया, और 6वें पे फिर 5 नंबर वाला तो 5 हो गया। तो ये क्या ऑर्डर बन गया, 1 4 2 3 6 5, 1 4 2 3 6 5। आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया इसका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का कौन सा नहीं है। संवेदन, संवेदन है, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया करना, ये तीनों ही है, पर अनुनय नहीं है लिसनिंग का श्रवण का तत्व। ठीक है, परसुएशन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, पराभाषा पैरा लैंग्वेज संबंधित है। अब ये देखिए कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सभी चल रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन वीडियो में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने कम्युनिकेशन का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर से जरूर कम्युनिकेशन का वीडियो देख ले जाकर। क्वेश्चन है, पराभाषा और पैरा लैंग्वेज संबंधित है। तो पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित होती है, ये एक नॉन वर्बल गैर मौखिक संचार का क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, तो आवधिक अवाचिक संप्रेषण, गैर मौखिक, नॉन वर्बल या अवाचिक, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम राम का मित्र है, 69 नंबर। श्याम राम का मित्र है, तो श्याम और राम दो मित्र हैं। अब एक तीसरे लोग हैं मनीष, तो मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। तो राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ठीक है, तो अब राम जो है, राम के बेटे का चाचा कौन हो गया, बेटे का चाचा जो है वो क्या हो गया, वो राम का भाई बन गया। ठीक है, वो राम का भाई हो गया। और जो वो व्यक्ति है मनीष, मनीष क्या है, वो राम के भाई का पिता है, यानी जो मनीष है वो क्या हो गया, वो राम का भी पिता हो गया। ठीक है, राम का भी पिता हो गया मनीष। तो बोल रहा है कि मनीष का राम से क्या संबंध है, तो राम का मनीष से क्या संबंध हो गया, पिता का संबंध हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया, ए हो गया, फादर। क्लियर। अभी मैंने वर्बली करा है, आप इसको चाहे तो पूरा डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सी सेट की सीरीज में एक्सप्लेन किया है संबंध वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 31 मार्च 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको कि 31 मार्च से 31 मार्च 2008 से लेकर 31 मार्च 2008 से लेकर 2011 तक कितने दिन होंगे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑड डेज। तो 2008 में, 2009 में और 2010 में ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जैन 11, ठीक है, 2011 के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, फेब 2011 के ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, और मार्च के जो ऑड डेज हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जब सभी ऑड डेज को मिलाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 4 ऑड डेज निकल कर आएंगे। ठीक है, इसमें 4 ऑड डे निकल कर आएंगे इसके आंसर में। ठीक है, और 4 ऑड डे के हिसाब से अगर 31 मार्च को सोमवार पड़ेगा तो मंडे पहला दिन मान लेते हैं ऑड डे में, तो मंडे के बाद 4 हमें करना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो क्या पड़ेगा, 31 मार्च 2011 को थर्सडे पड़ेगा। तो ये मंडे वाला पहला ऑड डे हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह का ही होगा। तो देखिए कैलेंडर सेम कब होता है, जबकि जिस ईयर में हमने काउंट करना शुरू किया है उससे आप ऑड डे कैलकुलेट करते जाएं। ठीक है, और वो जहां पर 7 ऑड डे खत्म हो जाएंगे उसका जो नेक्स्ट वाला ईयर होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल सिमिलर होगा, मतलब इस वाले ईयर के। ठीक है, तो हम ऑड डे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2009 में ऑड डे हो जाएंगे 1, 2010 में ऑड डे हो जाएंगे
एक, ठीक है। 2011 में ऑड डे हो जाएंगे एक, 2012 में, 2012 क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं तो 2, ठीक है। फिर 2013 में एक ऑड डे और 2014 में एक ऑड डे, ठीक है। तो टोटल आप करेंगे तो कितने ऑड डे बन गए, एक एक एक, 3 3 2 5, 2 1 6 और 1 7, ठीक है। तो ये टोटल 7 ऑड डे निकल के आ गए, कब तक, 2014 तक, ठीक है। तो ये 7 ऑड डे 2014 में खत्म हो गए। अब जो तो 2015 होगा, इसका नेक्स्ट वाला जो 2014 के ईयर होगा, उसमें क्या होगा, उसका कैलेंडर बिल्कुल 2009 की तरह होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का, 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर। निम्न कथनों का संदर्भ ले, सभी बालक सत्यवादी हैं और कमल बालक है। तो अब सभी बालक सत्यवादी हैं, तो ये तो बना लिया हमने सत्यवादी का, ठीक है। ये सत्यवादी हो गए, सत्यवादी मतलब ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल 12 ट्रूथफुल का हो गया, और बालक सभी सत्यवादी है तो बालक इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे बॉयज जो हैं वो इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब बोल रहा है निष्कर्ष इसमें से दे रखा है कि कमल सत्यवादी है। अच्छा, सभी बालक सत्यवादी हैं, हाँ सभी बालक सत्यवादी हैं और कमल बालक है। अच्छा, अभी हमने दूसरा नहीं लिया इसमें से, तो दूसरा जो ये स्टेटमेंट है कि कमल बालक है, तो अब बालक के अंदर जो हो जाएगा, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ले लिया बालक का, ठीक है, ये वाला बालक का सर्कल, और कमल फिर क्या हो जाएगा, कमल क्या है, बालक है, तो ये बालक के अंदर कमल भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, ठीक। अब इसमें से जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या दे रहा है कि कमल सत्यवादी है। तो अब इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है कि भाई सभी बालक सत्यवादी थे और कमल क्या है, कमल एक बालक है, तो इसका मतलब है कि कमल सत्यवादी हो गया, ठीक है। कमल का जो है वो सत्यवादी वाले सर्कल के अंदर बैठ रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर सही हो गया। दूसरा दिया है सभी सत्यवादी बालक होते हैं, तो सभी सत्यवादी बालक होते हैं ऐसा स्टेटमेंट में नहीं दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट में इस तरह का कुछ भी नहीं दे रखा है, तो 2 वाले इसका हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो 2 वाला गलत हो गया, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, केवल एक सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है, इसका मतलब है रविवार को 2 बजे दोपहर 2 PM पर 3 मिनट पीछे है, ठीक है। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ कि जो टाइम कितना दिखा रही होगी, 3 मिनट पीछे है, इसका मतलब 1:57 PM का टाइम दिखा रही होगी ये रविवार को दोपहर 2 बजे घड़ी। अब बोल रहे हैं कि मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, इसका मतलब है मंगलवार को ये घड़ी कितना टाइम दिखा रही होगी, 2 बजे 2:05 PM का टाइम दिखा रही होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए कि रविवार से लेकर दोपहर, मंगलवार दोपहर, तो कितने दिन हो गए टोटल, रविवार से सोमवार दोपहर 2 बजे 1 दिन, और सोमवार से मंगलवार दोपहर 2 बजे 2 दिन। 2 दिन का मतलब 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटे और 2 दिन में 48 घंटे। इसका मतलब है 48 घंटे में ये जो घड़ी है ये कितनी हो गई है डिफरेंस, 1 घंटे 57 मिनट का टाइम यहाँ पर था और 2:05 का टाइम यहाँ है, मतलब 8 मिनट फास्ट हो गई है, ठीक है। 48 घंटे में ये घड़ी 8 मिनट फास्ट हो गई है, ठीक है, 8 मिनट फास्ट हो गई। तो बोल रहा है कि इस घड़ी ने सही टाइम कब दिखाया होगा, ठीक है, सही समय कब दिखाया होगा। तो 8 मिनट, और तो देखिए सही समय कब दिखाया होगा, मतलब यहाँ से 3 मिनट लेट चल रही थी, तो सही समय दिखाने के लिए, मतलब जब चलनी स्टार्ट हुई है तो 3 मिनट लेट, तो सही समय कब दिखाया होगा, जबकि ये 3 मिनट इसने कवर कर लिए होंगे जो कि इसने लेट चलना शुरू करा था, ठीक है। तो 8 मिनट, तो ये चली है 48 घंटे में, तो 3 मिनट कितने में चली होगी, तो 3 मिनट ये चली होगी 48/8 गुणे 3 में, ठीक है, यानी कि 6 कितने 18 घंटों में ये जो है 18 घंटों में चली होगी 3 मिनट, ठीक है।
और वही 18 घंटे क्या है, इसने सही समय दिखाया होगा। ठीक है, 18 घंटे। अब 18 घंटे रविवार दोपहर 2 बजे से 18 घंटे लगा लीजिए कब होंगे। तो रविवार से अगर आप देखेंगे 24 घंटे तो कब होंगे, सोमवार को दोपहर में। ठीक है, 2 बजे 24 घंटे होंगे और 18 घंटे सोमवार की सुबह 8 बजे हो जाएंगे। क्लियर? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, सोमवार सुबह 8 बजे जो है वो घड़ी सही टाइम दिखाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो सीसैट बैच में मैंने इसको बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस कराया है, तो वहां से आप सीसैट बैच में इसको देख सकते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर है, जो संबंध 6 का 16 में है वही संबंध 12 का है। अब देखिए 6 से 16 में क्या संबंध है, 6 से 16 में 2 संबंध मिल रहे हैं। एक तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 और प्लस 4 का संबंध मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा संबंध मिल रहा है 6 गुणा 3 माइनस 2 का संबंध। ठीक है, तो अगर हम 6 का दुगना कर दें और उसमें 4 ऐड कर दें तब भी 16 मिल जाएगा, और 6 का 3 गुना कर दें और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 16 मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि वही संबंध 12 का किस में है। अगर 12 का संबंध हम देखेंगे, मतलब 12 गुणा 2 प्लस 4 करेंगे, पहला वाला संबंध अगर हमने इसके अकॉर्डिंग देखा तो 12 दूनी 24 और 24 और 4 28 होगा। तो 28 तो इस वाले ऑप्शन में किसी में दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, 6 गुणे 3 माइनस 2 वाला। तो 6 गुणे की 6 की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे 12 रख देंगे। तो 12 गुणा 3 मतलब 36 और 36 माइनस 2 तो कितना बन गया, 34। तो क्या हो गया, इसका आंसर फिर सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो गया, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा होगा। अंक श्रृंखला क्या दी गई है, 1 5 1 0 5 8 17 24, ये अंक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो मिक्स टाइप कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, मतलब घट रही है बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, इस तरह का लग रहा है। तो इसका मतलब है ये मिक्स्ड श्रृंखला है। तो मिक्स्ड श्रृंखला में मैंने बताया भी था सीसैट बैच में कैसे करना होता है, ऑल्टरनेट पैटर्न फॉलो होते हैं ज्यादातर में। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टरनेट हम देखेंगे कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो अगर आप इसमें पैटर्न देखेंगे तो 1 जो है वो क्या है, 1 हो गया 0 स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 हो गया 0 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 1 1 हो गया। 5 क्या हो गया, 5 हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 17 क्या हो गया, 17 हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो 0 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 और 4 स्क्वायर प्लस 1। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जो कि क्या आएगा, 37 आएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया ए, 37। क्लियर। और अगर आप नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाले में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, नीचे वाले में पैटर्न फॉलो हो रहा है 0। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 में हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 और फिर 24 आ रहा है, तो 24 में क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 वाला पैटर्न दूसरी वाली सीरीज में फॉलो हो रहा है, पर हमको उससे लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा तो पहले वाली से ही काम चल गया। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से क्यों प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तो कॉलेज के छात्रों को। तो इसका क्या हो जाएगा कि कौन सा सशक्त है इसमें, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल तर्क 2 जो है वो प्रबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें। रेल, कार, साइकिल, बस। तो देखिए
जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई है वैसे वैसे इसको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले साइकिल आएगा, फिर कार आएगी, फिर बस आएगी और लास्ट में रेल आएगी। ठीक है, तो 2 पहिए साइकिल के, 4 पहिए कार के, बस कार से बड़ी और रेल सबसे बड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कि 1 पे 3 आ जाएगा, 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे 4 आ जाएगा और 4 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, तो उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पे अनुज खड़ा है और इस साइड में इसका मुंह हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में उत्तर पूर्व होगा। अब बोल रहा है कि 90 डिग्री, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे। अब 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा तो यहां से इधर साइड में 90 डिग्री घूमा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया ये। फिर बोल रहा है अब फिर 180 डिग्री वामावर्त मतलब उल्टी दिशा में। अब यहां से फिर से ये 180 डिग्री इधर, तो अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कि ये बी पोजीशन पे आ गया, पहले ये पोजीशन पे था। और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे और 90 डिग्री फिर से, अब जैसे यहाँ पे आ गया था बी पे, तो 90 डिग्री फिर से यहाँ पे, तो और इस दिशा में आ गया। तो अब ये कहाँ पर आ गया है? ये आ गया है सी पोजीशन पर। ठीक है, सी पोजीशन पर आ गया है और इनिशियल यहाँ पर था। ठीक है, ये पोजीशन इनिशियल थी इसकी। तो बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो अब कौन सी दिशा की ओर उन्मुख है? इस दिशा की ओर जहां पर रेड एरो दिख रहा है। और रेड एरो दिख रहा है वो कौन सी दिशा है? ये वाली। ठीक है, जो हमने पहले चित्र बनाया था वो देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर अब ये है उन्मुख। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4:17 इक्वल्स टू समानुपाती 7 क्या? तो देखिए 4 का 17 के साथ क्या संबंध है? 2 संबंध है। एक तो 4 गुणे 4 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया 17, और 4 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी हो गया 17। ठीक है, तो 2 तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 4 और 17 के। इसी तरह से हमें 7 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर हम पहले वाले से देखेंगे तो क्या कर देंगे, 4 गुणे 4 है, तो अब हम 7 गुणे 4 कर देंगे। तो 7 गुणे 4 28 और 1 29 हो जाएगा। 29 तो इसमें दे नहीं रखा चारों ऑप्शन में ही। अब दूसरा वाला देखते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1 वाला। तो 7 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 50। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है कि चश्मा किसके साथ कोरिलेट करें, जैसे कि साइकिल को यूनिसाइकिल से करते हैं। तो देखिए साइकिल में 2 पहिए होते हैं, यूनिसाइकिल में 1 पहिया होता है। इसी तरह से चश्मे में 2 लेंस होते हैं और मोनोकल जो होता है, मोनोकल में 1 लेंस होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया ए। ठीक है, शीशा, पैडल और चेहरा गलत हो गए और आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है? Who has said decision making involves evaluating alternatives and making choices among them? ये कहा था सेंट्रॉक ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, आगनात्मक तर्क आधारित है। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ये? विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत पर बेस्ड है। स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, एल्गोरिथम एक प्रकार है। एल्गोरिथम किसका प्रकार है? ये है यांत्रिक समाधान का प्रकार। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ए, मैकेनिकल सॉल्यूशन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डैश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है प्रकारात्मक स्थिरता? फंक्शनल फिक्सडनेस,
तो ये करती है बाधा उत्पन्न, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्लॉकिंग, ठीक है। बाधा यहाँ पर आ जाएगा, बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई प्रायोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे डैश कहा जाता है। क्या किया जाता है कि मानसिक विन्यास, ठीक है, सी मेंटल सेट कहा जाता है। ये भी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन कम्युनिकेशन वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करवाए हुए हैं। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। अभी तो हम रियल टाइम की तरह इसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें कि रियल टाइम में कैसे सॉल्व करना होता है, तो उस तरह से मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना क्या कहलाता है। संभाव्य समाधान के लिए सफलता मतलब प्रयास करते रहो, गलत होते रहो, प्रयास करते रहो, गलत होते रहो और फिर फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि, हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयास एवं त्रुटि मेथड। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। कौन सा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो स्वतः शोध यानी कि ह्यूरिस्टिक्स, ये एक विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये लाया जाएगा। एल्गोरिथम, प्रयास एवं त्रुटि, ये भी लाया जाएगा। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सडनेस, ये नहीं लाई जाएगी समस्या समाधान की विधि के रूप में, ठीक है, उपयोग में नहीं लाई जाएगी। आंसर इसका क्या हो गया, आंसर डी हो गया। फिर 88 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है। तो कौन सी गारंटी देती है, इसका आंसर होगा बी, एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। ये भी कम्युनिकेशन वाले वीडियो के सेकंड हाफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है, उसमें ये वाले सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया था। तो कोहलर के द्वारा अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं का प्रयोग किया गया था, ठीक है, डिटोर प्रॉब्लम्स का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रायोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता। विच प्रॉब्लम टास्क इज नॉट यूज्ड इन एनिमल सब्जेक्ट्स अमंग फॉलोइंग। इसका आंसर है डिटोर प्रॉब्लम, ठीक है। डिटोर प्रॉब्लम किसके लिए यूज होता है, एडल्ट्स के लिए। अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं एडल्ट्स के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या, तो आप देखिए रिपीटेड टर्म्स आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब है मिक्स्ड सीरीज है ये, ठीक है। तो मिक्स्ड के लिए क्या है, हम ऑल्टरनेट देख लेते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेट देख रहे हैं इस तरह से, तो देखिए 2 का 4 बन गया, 4 का 6 बन गया, 6 से 8 बन गया और 10 बन गया। इसका मतलब है ये वाली जो सीरीज है ये +2 का पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। फिर ये 12 बन गया, फिर 14 बन गया, ठीक है। तो ऊपर वाली जो सीरीज है वो तो क्या है, +2 का पैटर्न फॉलो कर रही है। अब दूसरी जो बची हुई वो देख लेते हैं। तो दूसरी बची हुई में क्या हो गया, 3 से 6 बन गया, 6 से 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो नीचे वाली जो सीरीज है ये +3 का पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है, +3 का पैटर्न। अब 12 के बाद क्या आ जाएगा, फिर +3 करने पर यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया, 15 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऊपर वाली सीरीज किसका फॉलो कर रही थी, ये +2 वाला पैटर्न फॉलो कर रही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है। तो अनूप का कितना है, अनूप का ऊपर से है 7वां और सुनील का जो है वो 11वां है, ठीक है। कक्षा में नीचे से उनका क्रम क्या होगा, तो नीचे से उनका क्रम क्या हो जाएगा, टोटल कितने छात्र हैं, 31 छात्र हैं। तो इसका मतलब है अनूप का जो नीचे से क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 31 - 7 + 1, ठीक है। और जो सुनील का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 31 - 11 + 1, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, 31 माइनस 7 प्लस 1 कितना आ गया, 32 माइनस 7 मतलब कि 25 आ गया। ठीक है, और इसका कितना आ गया, सुनील का आ गया 31 माइनस 11 प्लस 1 मतलब 31 और 1 32 और माइनस 11 करा तो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 25 और 21वां आ जाएगा इनका नीचे से क्रम। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, 25th एंड 21st। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम क्यू एन के क्वेश्चन मार्क ई में लुप्त अक्षर क्या है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले नंबरिंग हम इसकी पता कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर पे आते हैं। तो जो क्यू आता है, क्यू ये आप नीचे टेबल देख लीजिए, रेफरेंस के लिए लगा दी थी। क्यू जो है वो 17 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो क्यू 17 नंबर पे, एन जो है एन 14 नंबर पे। ठीक है, तो एन 14 नंबर पे, के जो है 11 नंबर पे, 11 नंबर पे। ठीक है, और ई जो है वो आ रहा है 5 नंबर पे। ठीक है, तो 5 नंबर पे। तो आप देख रहे होंगे कि 17 से 14 मतलब ये -3 हो गया, 14 से 11 ये -3 हो गया। अब ये वाला जो टर्म होगा ये भी -3 करके आएगा, यानी कि यहाँ पर 8वें नंबर का टर्म आएगा। ठीक है, और 8वें नंबर पे कौन सा टर्म दे रखा है, एच दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है एच आ जाएगा, के बाद एच और फिर ई आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बी, एच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कर लेते हैं। 94, अंक युग्म या समूह को चुने जो अन्य से भिन्न हो। ठीक है, 3 जो है वो एक जैसे हैं, एक अलग है। 8 25, 8 25 में कौन सा पैटर्न मिल रहा है, 8 गुणे 3 और प्लस 1 का मिल रहा है, 8 3 24 और 1 25 हो गया। ठीक, 22 और 67, तो 22 गुणे 3 और प्लस 1 का इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, 18 और 73, 18 और 73 में क्या मिल रहा है, 18 गुणे 4 प्लस 1 का मिल रहा है, 18 चौक 72 और 1 73 हो जाएगा, तो इसमें 4 का मिल रहा है। और लास्ट वाले में 15 गुणे 3 मतलब 45 और प्लस 1 46। ठीक है, तो जो ए बी डी है वो तो x इंटू 3 प्लस 1 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पर जो सी है वो x इंटू 4 प्लस वाला 1 फॉलो कर रहा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। ठीक है, ए और बी भाई और बहन है, तो ये ए हो गया, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, बॉय है, और जो बी है वो क्या है, वो सिस्टर हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सी ए का पिता, सी ए का पिता है, ये सी जो है ये ए का पिता हो गया, डी सी की बहन है। ठीक है, और जो डी है ये सी की बहन हो गई, ये डी हो गई, इसका मतलब है डी क्या हो गई, ए की बुआ हो गई। ठीक है, ये बुआ हो गई। अब बोल रहा है और ई डी की माँ हो, अब ये जो ई आ गई है ये डी की माँ हो गई। ठीक है, ई डी की माँ हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गई, जो ई हो गई वो ए की दादी हो गई। ठीक है, ई क्या हो गई, इसकी दादी हो गई। अब बोल रहा है कि बी का ई से किस प्रकार संबंध है। अब ई ए की दादी हो गई तो क्या हो जाएगा कि ई जो है वो बी की भी दादी हो जाएगी, क्योंकि ए और बी क्या है, भाई बहन है। ठीक है, ई बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है वो पोती हो गई और जो ई है वो क्या हो गई, वो दादी हो गई। ठीक है, तो बी किस प्रकार संबंधित है, पोती से संबंधित है, ग्रैंड डॉटर हो गई बी ई की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है 96 नंबर, यदि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 लिखा जाता है, एलसी को 6, टीई को 10, तो उसी कोड में पीडी का कोड क्या होगा। तो देखिए एलसी के लिए क्या क्या है, एल होता है 12 नंबर और सी होता है 3 नंबर। ठीक है, एल 12 और सी 3, तो अगर 12 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 36 आएगा, और 36 का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर।
उसके बाद बोल रहा है कि टीई को 10 लिखा जाता है। अब टी के लिए क्या होता है यूज, अगर टेबल से आप देखेंगे तो टी होता है 20, ठीक है, और ई होता है 5, ठीक है, ई होता है 5। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे फिर हम टीई के लिए, तो टीई के लिए 10 है, तो टी के लिए क्या हो गया 20 हो गया, और ई के लिए 5 हो गया। तो कितना बन गया, ये 100 बन गया, और 100 का अंडर रूट ले लिया तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है तो उसी कोड में पीडी का कोड क्या होगा, इसका मतलब है जो पी और डी है इसके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर ले और उनका अंडर रूट ले ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब पी और डी के लिए क्या होगा, पी के लिए होता है 16 और डी के लिए होता है 4, ठीक है। तो पी और डी के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो पी डी के लिए हो जाएगा 16 गुणे 4 और इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 16 चौको 64 और अंडर रूट लिया तो क्या हो गया 8 आ गया इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका 8, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। अब देखिए रेलगाड़ी और बिल्ली दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब है जो सापेक्ष गति होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो माइनस हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 माइनस 18 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ट्रेन की जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है और आंसर जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। इसका मतलब है ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकली है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 42 में 5/18 का कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 6 18 और 3 एकम 3 और 4 14 बार गया, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से कर देंगे इसको 2 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अब क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है 140, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास आ गई 35/3। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए d/v कर देंगे। d क्या है 140 है और अपॉन क्या कर देंगे 35/3 कर देंगे, ठीक है। 35 और ऊपर बटे 3 ऊपर चला जाएगा तो 35 4 बार जाएगा और 4 4 × 3 क्या आ जाएगा 12 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। आंसर क्या हो गया सी 12 सेकंड। 12 सेकंड में क्या है वो क्रॉस कर लेगी, मतलब पार कर लेंगे एक दूसरे को, रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो ABC 6 दे रखा है, EFG 210 और IG के क्या होगा। तो देखिए ABC का मतलब A1 B2 और C3, ठीक है। इस नंबर पे आते हैं तो 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा और 1 × 2 × 3 भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब EFG E 5 पे, F 6 पे और G 7 पे, ठीक है। तो अब इनको ऐड करने पे तो 210 नहीं आ रहा, पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30 और 37 जा 210, तो ये मल्टीप्लाई करने वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आई जे के लिए क्या होगा, तो आई जो होता है, आई के लिए होता है, नीचे देखिए आई के लिए जो टेबल दे रखी है, आई 9 होता है, जे 10 होता है और के क्या होता है 11 होता है, ठीक है। इसका मतलब है 9 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो 9 10 जा 90 और 90 × 11 कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि a + b = a/b + b/a तो a² + b² का मान क्या है। अब देखिए ये जो अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, मतलब कोई नंबर पुट करके देखिए, जैसे 2 रखा तो 2 + 2 = 2/2 तो 1 आ गया, प्लस 2/2 तो 1 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कुछ पैटर्न बना नहीं, ठीक है। मतलब
एक मिनट, मतलब अगर आप कोई नंबर हाइपोथेटिकल रख के देखेंगे तो इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करता। ये फॉलो कब करेगा, जब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर ए 1 है और बी 1 है तो ये वाला पैटर्न फिर फॉलो कर लेगा। तो अब आप रख के देखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 1/1 1 हो गया, और ये 1/1 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 = 2। ठीक है, इस तरह से 1 अगर ए और बी की वैल्यू है तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो दोनों के लिए 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब है a² + b² क्या हो जाएगा, 1² + 1² मतलब कि 2 हो जाएगा ये। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा C2। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर, सॉरी 100 नंबर। ई के दे रखा है यदि ई = 5 है और अमेंडमेंट 89 है, तो अमेंडमेंट 89 मतलब कि अगर हम इससे टेबल से देखते हैं तो ए के लिए 1 हो गया, एम के लिए हो गया 13, ई के लिए हो गया 5, एन के लिए हो गया 14, डी के लिए हो गया 4, एम के लिए फिर से हो गया 13, ई के लिए हो गया 5, एन के लिए हो गया 14 और टी के लिए हो गया 20। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये 89 मिल जाएगा फिर। ठीक है, इसी तरह से बोल रहा है कि सेक्रेटरी किसके बराबर है, तो सेक्रेटरी में एस में क्या हो जाएगा, एस के लिए आ जाएगा 19 प्लस ई के लिए आ जाएगा 5 प्लस सी के लिए आ जाएगा 3 प्लस आर के लिए क्या आ जाएगा, आर के लिए 18 आ जाएगा प्लस ई के लिए 5 आ गया प्लस टी के लिए 20 आ गया प्लस ए के लिए 1 आ गया प्लस आर के लिए आ गया 18 और y के लिए क्या आ गया, y के लिए 25 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आ जाएगा 114। ठीक है, 114 आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये रहा सीसेट का 2023 का पूरा पेपर सॉल्व। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो आप वहां से इस पीडीएफ को देख सकते हैं। जय हिंद।